गुड इवनिंग। दिस इज द सेकंड डे ऑफ दिस सेट्स और हमने कल लास्ट इस क्वेश्चन के ऊपर स्टॉप किया था। मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन आप करके रखिएगा, ठीक है। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अब ठीक है। नो सर। अब नो सर। मेरे ख्याल से अब तो ठीक आ रही होगी। एक मिनट रुको, अब ठीक आ रही है। अब मैंने ठीक किया। अब सर बिल्कुल भी कम आ रही। आवाज को क्या हो गया? आवाज तो एक मिनट रुकिए, वॉल्यूम इंक्रीज करें। चलो अब देखते हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब ठीक है तबलीन आवाज? हाँ जी ठीक है तबलीन? नहीं आ रही सर। यार मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकियों को भी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। नो सर। फिर तबलीन आपके इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम चल रही होगी तभी आवाज ठीक नहीं आ रही है आपकी, या आप हेडफोन लगाओ तो शायद आवाज आपको ठीक आए, क्योंकि बाकी बच्चों को ठीक आ रही है आवाज। ओके सर, ठीक है। चलो हमने ठीक है, मैं दोबारा शुरू करता हूं। गुड इवनिंग, दिस इज द सेकंड डे ऑफ द सेट्स। हमने कल लास्ट क्वेश्चन यहां पे छोड़ा था, ठीक है, और मैंने आपको ये बोला था इसका सॉल्यूशन आपको बताना, ठीक है। आप में से किसी ने मुझे इसका सॉल्यूशन सेंड नहीं किया, ठीक है। फिलहाल इसे सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है हमने, ठीक है। अब सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर जब हमने इसे लिखना है तो आपको इसका सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ एन बताना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे ये बताओ मुझे। अब अटेम्प्ट कर लो, कर तो आपने सेंड नहीं किया, अब बता दो क्या करोगे, क्या निकल के आएगा इसका सॉल्यूशन। बोलो बोलो बेटा। नहीं आता? वन बाय टू, 2/5, 3/10, 4/17। चलो मैं बताता हूं इसका सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं इसका सॉल्यूशन, पीछे यहां पे सॉल्व करते हैं। अब उसने लिखा था 1/2, 2/5, इसी तरह से 3/10, 4/17। अब मैंने इस सेट को नेम दिया, ठीक है, इस सेट को नेम दिया ए का। x इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर नेचुरल नंबर चल रहे हैं n। अब ध्यान से देखिए, नीचे n² + 1 है। अब यहां पर आपको बताना है वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। अब अगर मैथमेटिकल कोई फॉर्मूला बन रहा है तो आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला ढूंढ के दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा। अब हमने नॉन सेट्स किए थे कल, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा कि जो n आप यूज कर रहे हो यहां पे, स्मॉल n, वो किसे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स के सेट को बिलोंग कर रहा है। वो किसे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स के सेट को बिलोंग कर रहा है। क्लियर हो रही है बात? अब समझ में आ रहा है कैसे करना था इसे, ठीक है। चेक करके देख लो, आप चाहे आप चेक करके देखिए, पूरा मैच करना शुरू कर देगा आपको। तो धीरे धीरे आपका दिमाग लगना शुरू हो जाएगा कि किस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म के क्वेश्चंस आएंगे। दिमाग लगाना है और कुछ भी नहीं है। प्रेजेंटेशन ऐसे ही होनी चाहिए। एवरी टाइम एक आप आर्बिट्रेरी एलिमेंट x को मानेंगे। अब x के ऊपर जो ऑपरेशन लग रहा है
ठीक है। अगर तो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो उसे इस तरह से लिख लेना है। अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन के बजाय जैसे कल था x इज मल्टीपल ऑफ 3, तो इस तरह से भी, अब ये मल्टीपल ऑफ 3 को आप x इज इक्वल टू 3n भी लिख सकते थे। ये मल्टीपल ऑफ 3 को इस तरह से भी लिख सकते थे, इसे मल्टीपल ऑफ ऐसे भी लिख सकते थे, x इज इक्वल टू 3n। यहां पर n को मेंशन कर देना था कि रेशियो नंबर्स को बिलोंग करना। सो सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के मेरे पास 2 या 3 मेथड्स भी हो सकते हैं, और डिपेंड करता है किसका क्या दिमाग चलता है। ठीक दोनों के दोनों ही होते हैं, किसी में कोई कमी नहीं होती। सो आज नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, मूविंग फर्दर। आज हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सेट के बीच में मेरे पास टाइप्स निकल के आ रही हैं, ठीक है। आपने ध्यान दो, एम्प्टी सेट, ठीक है, ध्यान दो, एम्प्टी सेट आ रहे हैं, ठीक है, एम्प्टी सेट है, सिंगलटन सेट है, फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है एंड यूनिवर्सल सेट। जो ये निकल के आ रही है ना टर्म बीच में, ठीक है। अब ये टर्म को पहले समझना पड़ेगा इन ऑर्डर टू नो द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। तो इसलिए मैंने बीच में ये टर्म लिखी हुई है, कार्डिनल नंबर्स एंड कार्डिनैलिटी। आज हमारा यही टॉपिक मेन है कि टाइप्स ऑफ सेट को अच्छे तरीके से समझें, ठीक है। व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। तो मूविंग फर्दर, मैं ये नोट कर लो, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, ठीक है, मूविंग फर्दर, मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे पास निकल के आ रहा है सबसे पहले एम्प्टी सेट, ठीक है। व्हाट इज ए एम्प्टी सेट? अब एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोला जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज नल सेट, ऑल्सो नोन एज वॉइड सेट, ठीक है। इसे नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं, ठीक है। हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसे निकल के आती है? रिप्रेजेंटेशन मतलब सिंबल, सिंबल इसका निकल के आता है 5, सिंबल इसका निकल के आता है 5 और सिंपल करली ब्रेसेस। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, पर 5 ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। अब नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि जिस सेट के बीच में कोई भी एलिमेंट ना हो, एम्प्टी हो। अब आप खुद सोचो, मैंने क्या किया यहां पे, मैंने क्या किया यहां पे, कोई एलिमेंट नहीं लिखा। अगर कोई एलिमेंट नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है? एम्प्टी सेट, ठीक है। इसका मतलब क्या निकल के आया? एम्प्टी सेट निकल के आया, ठीक है। तो डेफिनेशन मेरे पास क्या निकल के आएगी? ए एम्प्टी सेट, empty set is that set in which there is no element, कोई एलिमेंट ना हो उसके बीच में, that is known as empty set और null set। और इसे कैसे डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 5 या खाली ब्रैकेट के साथ, खाली करली ब्रेसेस के साथ, ठीक है। सो दिस इज नोन एज एम्प्टी सेट। और अगर आगे बढ़ते हुए जाएं, ठीक है, हो गया क्लियर? एम्प्टी सेट क्लियर है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक सेट लिखा x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2, ठीक है। x कोई एलिमेंट है जिसके बीच में x स्क्वायर इज इक्वल टू -2 है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है। अब ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म लिख दी, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। अब अगर इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, अगर इसे मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं, ठीक है, तो रोस्टर, ये दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। अभी किया हमने सेट बिल्डर फॉर्म, रिवाइज किए, ठीक है। अब अगर मुझे इसे रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना है,
तो आप सोचो A इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, एम्प्टी सेट, बिकॉज स्केयर कैन नॉट बी नेगेटिव। रोस्टर फॉर्म के बीच में क्या निकल के आएगा, अकेला। ठीक है, या फिर इसे कैसे लिख सकता हूं, और 5। ठीक है, क्यों, रीजन क्या है, बिकॉज यहां पर एक्स स्केयर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -2, एंड वी नो दैट स्केयर कैन नॉट बी नेगेटिव, स्केयर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है एम्प्टी सेट कैसे लिखा हमने? किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? हरलीन, रमन क्लियर है? इशिता? चलो सभी को क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट टाइप के सेट के ऊपर। ठीक है, नोट कर लो इसे, मैं आगे बढ़ रहा हूं, साथ साथ नोट करिए जाना। देन मूविंग फर्दर, अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो मेरे पास निकल के आता है सिंगलटन सेट। दिस इज नोन एज सिंगलटन सेट। नाम से ही पता चल रहा है सिंगल है भाई, बंदा ही सिंगल है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है सिंगलटन है, सिंगल। ठीक है, तो सिंगलटन सेट कौन सा होगा, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट। ठीक है, सिंगल सेट इज ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट। ठीक है, पंजाबी कह सकते हैं छड़ा घूम जा रहा है, सिंगल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए मैंने लिखा, एक ही एलिमेंट निकल के आ रहा है 5 के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, एक एलिमेंट है दैट इज 5, सिंगल सेट हो गया। ठीक है, सो दिस सेट इज ए सिंगलटन सेट। क्लियर है, इसमें इससे ज्यादा बताने वाला कुछ है भी नहीं। ठीक है, नोट कर लिया। देन मूविंग फर्दर, अगर आगे बढ़ता जा रहा हूं तो मेरे पास कौन सी टर्म निकल के आ रही है, कार्डिनल नंबर। ये सेट नहीं है, कार्डिनल नंबर है। ठीक है, कार्डिनल नंबर आगे फर्दर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को समझाने के लिए कार्डिनल नंबर लेके आए हैं हम। ठीक है, इसे कार्डिनैलिटी भी बोल देते हैं हम। ठीक है, कार्डिनल नंबर को हम ऑर्डर ऑफ द सेट भी बोल देते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डर ऑफ सेट। ठीक है, अब कार्डिनल नंबर क्या बता रहा है, कार्डिनल का नंबर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एन ए के साथ, रिप्रेजेंटेड बाय एन ए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए सेट लिया, ए ई आई ओ यू, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या निकल के आएगा, दैट इज इक्वल टू 5। इसका कार्डिनल नंबर क्या निकल के आएगा, एन ए इज इक्वल टू 5। ये एन है। ठीक है, राइटिंग थोड़ी गंदी है, ध्यान रखो, एन। So this is known as cardinal number. ठीक है, कार्डिनल नंबर क्या बताता है कि एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट, मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पता चलना है, तो उसे क्या बताते हैं, एन ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज कार्डिनल नंबर। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, मूविंग फर्दर। देन फाइनाइट सेट, नाम से ही पता चल रहा है फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट मतलब जिनके एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिनके काउंट कर सको, दैट कैन बी काउंटेबल। ठीक है, इसे क्या लिख सकता हूं, काउंटेबल, मतलब जिसके कार्डिनल नंबर काउंटेबल हो उसे क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। ठीक है, अब जिसका कार्डिनल नंबर, ठीक है, इंफिनिटी हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स रुक के ही रहे, उसे बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। उसे क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब काउंटेबल
या हम इसे कह देते हैं लिस्टेड। अब इनफाइनाइट में लिस्ट कैन नॉट बी लिस्टेड। इनफाइनाइट में हम एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक ए एलिमेंट लिया उठा के, ए एलिमेंट लिया मैंने 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप यहां पर एलिमेंट्स को लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर इसका क्या निकल के आ रहा है 5। अगर मैं लिख दूं ए सेट 1 2 3 4 डॉट 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 लगा दूं, तो इसका मतलब ये क्या आ रहा है इनफाइनाइट। तो मैं इन्हें लिस्ट नहीं कर सकता, डॉट 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 लगाना पड़ गया। दे कैन नॉट बी लिस्टेड। यहां पर लिस्ट कर दी है, लिस्ट बना ली मैंने, यहां पर अभी लिस्ट इनफाइनाइट नंबर्स तक कंटिन्यू जाएगी। दे कैन नॉट बी लिस्टेड। नोट कर लो, फाइनाइट सेट आर दो सेट्स in which elements of a set can be listed. Finite set are those set in which elements of a set can be listed. ठीक है, ठीक है। अब याद रखिएगा एम्प्टी सेट इज ऑल्सो एन फाइनाइट सेट। नोट कर लो, एम्प्टी सेट इज ऑल्सो एन फाइनाइट सेट। क्यों? उसके एंड में कार्डिनल नंबर क्या निकल के आ रहा है 0। उसका कार्डिनल नंबर क्या निकल के आएगा 0। काउंटेबल है ना, काउंट तो किया जा सकता है ना, ठीक है। आगे इनफाइनाइट सेट, तवलीन आ रही है आवाज? Yes, sir. ठीक है। इनफाइनाइट सेट are those sets in which elements cannot be listed by any natural number, cannot be listed by any natural number, ठीक है जी। देन आगे बढ़ रहा हूं, मूविंग फर्दर। यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है, अब इसके ऊपर बात करनी है, डिस्कशन थोड़ी सी ज्यादा निकल के आएगी इसके ऊपर, ठीक है। यूनिवर्सल सेट आर दो सेट जो ओवरऑल जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स हो। इट इज डोनेटेड बाय यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर लिख दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अगर मैंने इसे 1 2 3 4 5 लिख दिया, अब मेरे को जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे इसी के बीच में से मिल रहे हैं, ठीक है। देन इट इज नोन एज ए यूनिवर्सल सेट, जिसमें से मैं बाकी के, अब मैं चाहूं तो मैंने एक ए सेट निकाला। ए सेट क्या, ए सेट के सारे एलिमेंट्स क्या है यूनिवर्सल सेट के बीच में होंगे। बी सेट है, अगर मैं ये लिख रहा हूं बी सेट, ठीक है, तो बी के क्या होंगे, बी के सारे एलिमेंट्स किसके होंगे यूनिवर्सल सेट के होंगे। सो यूनिवर्सल सेट इज ए बिगर सेट, जिसमें से मैं बाकी और सेट्स को क्या कर सकता हूं, ड्राइव कर सकता हूं, बाहर निकाल सकता हूं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट इज ए बिगर सेट विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन ड्राइव अदर सेट्स। बाकी के सेट्स को मैं बाहर निकाल सकता हूं, ठीक है। क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। Then again, this is also another type of sets, ठीक है। इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, सबसेट्स एंड सुपरसेट। या हम ये कह सकते हैं कि आगे अगर सेट्स को समझना है तो ये टर्म्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए हमें, ये टर्म्स के बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि आगे अगर फर्दर सेट्स को समझना है,
ठीक है, तो नोट कर लो इक्वल सेट्स, व्हाट आर इक्वल सेट्स, अब उसके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, व्हाट आर इक्वल सेट्स उसके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, लिखो इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा, ए सेट लिखा 1 2 3, बी सेट लिखा 2 3 1, ठीक है। सिमिलरली मैंने यहां पर एक सी सेट लिखा ए बी सी, मेरे पास ये 3 सेट्स निकल के आए, 1 2 3, सी सेट निकल के आ रहा है, ए बी सी, बी सेट निकल के आ रहा है 2 3 1, ठीक है। देन अब याद ध्यान रखिएगा यहां पर क्या निकल के आ रहा है, अब ए और बी को देखिए, ए और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इक्वल, ठीक है। मतलब अगर कार्डिनल नंबर की बात करें, कार्डिनल नंबर की बात करें, कार्डिनल नंबर, ठीक है, तो एन ए इज इक्वल टू एन बी इज इक्वल टू एन सी निकल के आ रहा है, ठीक है। कार्डिनल नंबर तीनों का क्या निकल के आ रहा है, 3 3 3। अब जब भी हम कार्डिनल नंबर को देखते हैं तो मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ लेना देना है, एलिमेंट्स क्या है उसके साथ लेना देना नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ लेना देना है। अब देखिए आप ए के बीच में सॉरी ए के बीच में 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, बी के बीच में भी 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, सी के बीच में भी 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो मींस कार्डिनल नंबर तीनों का क्या है, 3, कार्डिनल नंबर तीनों का क्या है, 3, ठीक है। अब जिन सेट्स का कार्डिनल नंबर, ठीक है, इक्वल हो, ठीक है, अब रफ लैंग्वेज में अगर बोलूं, अगर प्रॉपर लैंग्वेज में ना बोलूं तो मैं इसे बोल सकता हूं द सेट्स, नोट कर लो, द सेट्स whose number of elements are equal but elements are not same, then that set is इक्विवेलेंट सेट। उन्हें क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। नोट कर लो डेफिनेशन, द सेट whose number of elements are equal but elements are not same, then that set is a equivalent set। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब आप बताओ मुझे इसमें से ए बी सी में से इक्विवेलेंट सेट कौन कौन से आ रहे हैं, डेफिनेशन रीड करके मुझे बताओ, इक्विवेलेंट सेट ए बी सी में से कौन कौन से निकल के आ रहे हैं। ए एंड सी, और वेरी गुड, हर्षुल ने बताया, ठीक है, ए एंड सी हो गया। इशिता कोई और सेट है इक्विवेलेंट, वेरी गुड, बी एंड सी इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंट सेट, ठीक है ना, बी एंड सी हो गया, एक पेयर हो गया, दूसरा ए एंड सी हो गया। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, दैट इज कार्डिनल नंबर इज सेम बट एलिमेंट सेम नहीं है, ठीक है। अब इक्वल सेट्स के ऊपर आते हैं, इक्वल सेट्स के बीच में थोड़ा सा मुझे कटिंग करनी है बस। द सेट्स whose number of elements are equal, ये रब कर दिया, ये रब कर दिया, ठीक है। अब यहां पर एक चीज ऐड कर दी, हल्का सा चेंज कर दिया, द सेट whose number of elements are equal and elements are also same,
ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, इक्वल सेट बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इक्वल सेट बोलते हैं। द सेट्स, सेट्स आना एस आएगा साथ में, द सेट्स प्लूरल फॉर्म है, द सेट्स whose number of elements are equal, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हो एंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम, ठीक है, देन दैट सेट्स आर, ठीक है, प्लूरल फॉर्म आएगी, आर नोन एज इक्वल सेट्स, ठीक है। और यहां पर मेरे इक्वल सेट्स क्या निकल के आ रहे हैं, ए एंड बी, इक्वल सेट्स क्या निकल के आ रहे हैं, ए एंड बी। क्लियर है, यहां पे डाउट तो नहीं अभी, ठीक है। मूविंग फर्दर, अब ये यहां तक मुझे पता चल गया, मूविंग फर्दर, अब आगे फिर से कुछ टर्म्स निकल के आ रही है, ठीक है। और मतलब सबसेट हमने किए थे ना, इक्वल, इक्विवेलेंट, सबसेट, सुपरसेट। अब सबसेट के बीच में पहले से मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, दो टाइप्स है, ठीक है। सबसेट की मेरे पास क्या निकल के आ रही है, दो टाइप्स निकल के आ रही हैं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सेट, ठीक है। इसे समझने की कोशिश करते हैं, कब मैं प्रॉपर यूज करता हूं, कब मैं इम्प्रॉपर यूज करता हूं। याद रखो, प्रॉपर सेट का सिंबल ये निकल के आ रहा है, दिस इज द सिंबल ऑफ प्रॉपर सेट, दिस इज द सिंबल ऑफ इम्प्रॉपर सेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। और बच्चों को पता ही नहीं चलता कहां पे प्रॉपर लगाना, कहां पे इम्प्रॉपर लगाना, बड़ी कंफ्यूजन रहती है उन्हें। हालांकि टीचर्स इतना ध्यान भी नहीं देते प्रॉपर और इम्प्रॉपर की तरफ, ठीक है, बच्चा भी ध्यान नहीं देता, तो चलता रहता है, लेकिन डिफरेंस आपको मैं साथ में बताने की कोशिश करूंगा। यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल ले ली मैंने। अब आप नए 10th क्लास 11th क्लास में हुए, ठीक है। अब 11th क्लास के मैंने लिख दिया 11th स्टैंडर्ड, मैंने लिख लिया 11th स्टैंडर्ड। अब ये 11th स्टैंडर्ड का जो मैंने सेट बनाया ना, ठीक है, दिस इज ए यूनिवर्सल सेट। अब 11th स्टैंडर्ड का जो मैंने सेट बनाया ना, दिस इज ए यूनिवर्सल सेट। अब 11th स्टैंडर्ड के बीच में, ठीक है, नॉन मेडिकल की क्लासेस भी हो जाएंगी, मेडिकल की क्लासेस भी हो जाएंगी, आर्ट्स की भी, कॉमर्स की, सारी क्लासेस ये यूनिवर्सल सेट के बीच में। और अगर प्रिंसिपल बोल रहा है किसी स्कूल का, भाई मुझे हर एक स्टैंडर्ड में से, ठीक है, मुझे हर स्टैंडर्ड में से एक एक बच्चा चाहिए। अब वो अगर 11th स्टैंडर्ड बोल रहा है ना, तो वो बच्चा नॉन मेडिकल का भी हो सकता है, कॉमर्स का भी हो सकता है, मेडिकल का भी हो सकता है, किसी भी स्ट्रीम का हो सकता है, क्योंकि उसने स्ट्रीम तो मेंशन की नहीं, उसने सिंपल इतना बोल दिया 11th स्टैंडर्ड, भाई 11th क्लास का बच्चा चाहिए बस मुझे, ठीक है, स्ट्रीम मेंशन नहीं की, ठीक है। अब मैंने एक सेट लिखा ए, ठीक है, 11th क्लास आगे मेंशन कर रहा हूं नॉन मेडिकल, क्लास मेंशन कर दी नॉन मेडिकल, ठीक है। अब आप खुद सोचो, ए कहीं ना कहीं यूनिवर्सल सेट में से ही निकल के आया, ए कहीं ना कहीं यूनिवर्सल सेट में से ही निकल के आया, ठीक है। ए कुड बी द पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ए हमेशा यूनिवर्सल सेट का पार्ट ही निकल के आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर मैं ए को बोल सकता हूं इज दिस सबसेट, ये सबसेट का सिंबल आ गया, सबसेट ऑफ यू, ठीक है। तो ये क्या निकल के आएगा, प्रॉपर सबसेट, जहां पर मुझे 100% श्योर है कि यार ये कभी भी यू के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, ये कभी भी यू के यूनिवर्सल सेट के इक्वल नहीं आएगा। जहां पर मुझे ऐसा बताओ कि मेरा जो सेट निकल के आ रहा है, ठीक है, छोटा सेट जो निकल के आ रहा है, ठीक है, वो कभी भी यूनिवर्सल सेट बड़े सेट के इक्वल नहीं निकल के आएगा।
तब हम उसे बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। तब हम उसे बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। फॉर एग्जांपल अगर मैं 11th स्टैंडर्ड बोलता हूं, 11th स्टैंडर्ड में अगर प्रिंसिपल स्ट्रीम मेंशन नहीं कर रहा, क्लास मेंशन नहीं कर रहा कि 11th नॉन मेडिकल, 11th मेडिकल या 11th कॉमर्स या 11th आर्ट्स, अकेला 11th स्टैंडर्ड बोल दिया तो उसने यहां पर पूरा स्टैंडर्ड यूनिवर्सल सेट बोल दिया एक तरह से। ठीक है, अब जिस टीचर को उसने बोला कि भाई 11th स्टैंडर्ड का एक बच्चा लेके आओ, तो वो टीचर नॉन मेडिकल की क्लास में चला गया। अब वो नॉन मेडिकल की क्लास में से एक बच्चा, +1 का एक बच्चा लेके आ रहा है। ठीक है, अब वो जो एक बच्चा रिप्रेजेंट किसे करेगा? नॉन मेडिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल चाहता है कि वो पूरे 11th स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करे, तो यहां पर ये मेरा सबसेट निकल के आता है। ठीक है, ये मेरा क्या निकल के आया? सबसेट। इजी लैंग्वेज में समझाता हूं एक और। ठीक है, अगर मैंने यू सेट ले लिया 1 2 3, ए सेट मेरा निकल के आ रहा है 2 3। अब आप देखो ए के सारे एलिमेंट्स यू के अंदर है, देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ यू। हम फिर ए को क्या लिख सकते हैं? सबसेट ऑफ यू लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर यू रिप्रेजेंट कर रहा है 11th स्टैंडर्ड और एक ए सेट रिप्रेजेंट कर रहा है 11th नॉन मेडिकल, तो पता ही है कि 11th नॉन मेडिकल इज द सबसेट ऑफ 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, अब जहां पर तो कोई चांस नहीं होता, 100% श्योरिटी है कि भाई सबसेट कुड नेवर बी इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, बड़े सेट के कभी इक्वल नहीं निकल के आएगा, तो उसे बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। लेकिन जहां पर हमें प्रॉपर श्योरिटी नहीं होती, ठीक है, अगर जहां पर हमें प्रॉपर श्योरिटी ना हो, ठीक है, इतना समझ में आया? पहले ये बताइए, नूर समझ में आया इतना? ठीक है, किसी को, इशिता जी इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सबसेट हमें प्रॉपर सबसेट पता चल गया। ठीक है, अब इम्प्रॉपर सबसेट के ऊपर जाता हूं। अब इसका डाटा समझने की कोशिश करते हैं। अब इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है? अब मैंने एक स्कूल देखा, ठीक है, अब उसके स्कूल के अंदर एक ही स्ट्रीम है, दैट इज नॉन मेडिकल। ठीक है, अब नॉन मेडिकल के आगे 2 सेशन है, A2। ठीक है, 2 सेशंस आ रहे हैं नॉन मेडिकल के, A2। ठीक है, अब टीचर ने बोल दिया +1 क्लास में से एक बच्चे को लेके आओ, ठीक है, या 2 बच्चों को लेके आओ। ठीक है, अगर टीचर ने बोल दिया, प्रिंसिपल ने बोल दिया कि 2 बच्चों को लेके आओ, तो ऐसा हो सकता है टीचर जो 2 बच्चे लेके आ रहा है A1 में से लेके आ रहा है, क्लास सेशन A1 में से लेके आ रहा है, सेशन A2 में से दूसरा बच्चा लेके आ रहा है। तो यहां पर मेरे चांसेस क्या निकल के आते हैं कि A1, ठीक है, A के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, जहां पर मुझे डाउट रह जाता है कि मेरा जो सबसेट निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो सकता है, वहां पर हम क्या सिंबल यूज करते हैं? ये वाला, दैट इज नोन एज सबसेट। लेकिन कहीं ना कहीं ए के इक्वल भी आ सकता है, ये कहीं ना कहीं ए के इक्वल भी आ सकता है, वहां पर हम क्या यूज करते हैं? दैट इज नोन एज इम्प्रॉपर सेट। यहां पर हमें श्योरिटी ना हो, ठीक है, जो सबसेट मैं उठा रहा हूं, ठीक है, कि जहां पर हमें श्योरिटी ना हो कि सबसेट जो मैं उठा रहा हूं कहीं ना कहीं इक्वल निकल के आ सकता है यूनिवर्सल सेट के, तो वहां पे हम क्या लिखते हैं? हम उसे इम्प्रॉपर सेट लिखते हैं। ठीक है जी,
आगे सारे आगे। ठीक है, अब इम्प्रॉपर सबसेट की कंडीशन के ऊपर और ज्यादा डिस्कशन करते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब अभी हमने क्या किया था पीछे, इम्प्रॉपर सबसेट की कंडीशन के ऊपर आ रहा हूं, ठीक है। हमने क्या किया पीछे, इक्वल सेट्स किए, ठीक है। वहां पर अगर a इज इक्वल टू बी है, देन याद रखिएगा, देन a इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ b और b इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ a। अब इक्वल सेट्स के बीच में इम्प्रॉपर सेट की कंडीशंस निकल के आती है, इम्प्रॉपर सबसेट्स की कंडीशन निकल के आती है, ठीक है। इक्वल सेट्स के, क्यों? इक्वल सेट तो हमें मालूम ही है इक्वल होते हैं, तो अगर इन्हें मैं सबसेट की टर्म्स में लिखना चाहता हूं, मेरे पास ऑप्शंस हैं कि मैं इन्हें सबसेट की फॉर्म के अंदर लिख दूं, तो एवरी टाइम इक्वल सेट्स के लिए क्या यूज करते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट का सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। इक्वल सेट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, नोट कर लो ये बात, नोट डाल के लिख लो, इम्प्रॉपर सबसेट इज यूज्ड फॉर इक्वल सेट्स, इम्प्रॉपर सबसेट इज यूज्ड फॉर इक्वल सेट्स, ठीक है जी। और अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर ले लिया एक ए सेट ले लिया, 1 2 3 4 5, बी सेट मेरा आ रहा है 6 5 4, सी सेट आ रहा है 1, डी सेट निकल के आ रहा है 5, ई सेट निकल के आ रहा है 4 5 3 2 1, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, ये मेरे क्वेश्चंस निकल के आ गए। अब मुझे बताइए इसमें से, ठीक है, ए सेट है, ए सेट बड़ा सेट है, ठीक है। अब मेरे पास बाकी के ये सेट आ रहे हैं। अब बताइए इनमें से कौन कौन से सेट्स ए के प्रॉपर सबसेट्स हैं और कौन कौन सा सेट इम्प्रॉपर सबसेट है। बी सी डी ई में से बताइए ए का प्रॉपर सबसेट कौन सा है और इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा है। बी और सी प्रॉपर सबसेट है। बी और सी प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। ये रेवा बोल रही है ना, यस रेवा, बी सेट चेक करो, बी के सारे एलिमेंट्स ए में है। मैंने सबसेट की कंडीशन क्या बताई थी, आपको चेक करना है कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में होने चाहिए। 6 तो ए में है ही नहीं, नोट कर रहे हो सभी ये बात, ठीक है। नोट करो ये बात को ध्यान से, बी के सारे एलिमेंट्स ए में नहीं है, देयरफॉर बी, अब इसे बोलते हैं नॉट, बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। मैंने ये सिंबल नया बताया अभी आपको। अगर बी के सारे एलिमेंट्स ए में लाए नहीं कर रहे तो क्या बोलते हैं हम इसे, सिंबल क्या आता है, सबसेट का सिंबल डाल के स्ट्रेट लाइन। इसे रीड कैसे करते हैं, B इज नॉट द सबसेट ऑफ A, क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स A में नहीं है, ठीक है। वेयर एज अगर मैं अगले की बात करूं, ठीक है, C इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ A, ठीक है। C का प्रॉपर सबसेट, दिस इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ A, ठीक है। C इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ A, ठीक है। अगर बात करें यहां पर D की, अब ये प्रॉपर्टी है, याद रख लो, 5 इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। नोट कर लो, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल दी सेट्स। दुनिया में जितने भी सेट्स बनाओगे उनका सबसेट एम्प्टी तो निकल के आएगा, नल सेट तो निकल के आएगा ही आएगा, ठीक है। ये रूल है मेरा कि नल सेट या एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, ठीक है, याद रहेगी बात, ठीक है। वेयर एज अगर मैं
ई के ऊपर आता हूं तो मुझे पता चलता है ई के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 ए के अंदर है और है भी सारे के सारे ही इक्वल है, ये इक्वल। अब प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट को याद रखने का तरीका क्या है कि चेक करो इक्वल सेट्स तो नहीं है। अब ई एंड ए आर इक्वल, तो इट मींस ये क्या निकल के आ रहा है, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए निकल के आ रहा है। और इसका रीजन क्या है, बिकॉज ई एंड ए आर इक्वल सेट्स। तो रिमेंबर वन थिंग, जो भी इक्वल सेट्स निकल के आएंगे दे आर ऑलवेज नोन एज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, दे आर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर। ईच अदर के अंदर मतलब मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, ए इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ई, तभी वर्ड यूज कर रहा हूं ईच अदर। क्लियर हो रहा है? यहां तक क्लियर है तो बताओ, मैं फिर अगले टॉपिक पे जाऊं। सभी को पूछ रहा हूं, तवलीन, रेवा, रमन, हरलीन, हर्षुल, हनी, नूर, सभी को। Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. यार खुश होके बोलो, ठीक है? Yes, sir. Clear. थोड़ा एनर्जेटिक हो यार, फिर क्या हुआ यार, जो मर्जी माहौल चल रहा है, ठीक है? इतने उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? जैसा भी मोड ऑफ लर्निंग है, जैसा भी आ रहा है, एंजॉय करना तो सीखना ही पड़ेगा। अब मैं अपनी बात करूं, 2 हफ्ते पहले हमने लाइव क्लासेस शुरू की, उसके पहले मैं रिकॉर्डेड दे रहा था यार। 2 हफ्ते नहीं हो गए, अब तो 3 हफ्ते हो गए, ठीक है? शुरू के 2 हफ्ते तो बड़ी मुसीबत लगती थी यार, दिल नहीं करता था। लेकिन मैं इस वीक की अगर बात करूं, मंडे से, तो मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया। जैसे भी पढ़ा रहे हैं, इंजॉय, अब आदत पड़ती जा रही है, मूवमेंट को इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है? अपने आप को हमने एवोल्यूशन लेके आए हैं, अपने अंदर मेथड के अंदर एवोल्यूशन लेके आ रहे हैं, चेंज लेके आ रहे हैं, ठीक है? सो आपको अपनी लर्निंग के अंदर भी एवोल्यूशन अब लेके आना ही पड़ेगा। दिस इज द नेसेसिटी ऑफ टाइम, ठीक है? अब जैसा भी माहौल निकल गया था, एनर्जेटिक होकर बोलो, उदास मत हो, ठीक है? देन मूविंग फर्दर, ठीक है? अब मैं अगले टर्म के ऊपर जा रहा हूं, दैट इज, अब इसके बीच में मेरा एक टर्म रहेगी, दैट इज एक्सप्लेनेशन के लिए एक टर्म रह गई है, सुपरसेट। सुपरसेट वाली टर्म रहेगी, ठीक है? अब सुपरसेट को भी यहीं पर समझते हैं। अब मैंने क्या लिखा था, ए 1 2 3 4 5, बी लिखा मैंने 2 3, ठीक है? तो मैं कैसे, अब सुपरसेट का कोई सिंबल नहीं है, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, ए इज, मतलब ये उल्टा हो गया सबसेट का, ए इज सुपरसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए में लाई कर रहे हैं, तो ए को क्या बोलेंगे, सुपरसेट बोलेंगे, वेयर एज बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है? ए को बोलेंगे सुपरसेट, बी को बोलेंगे सबसेट। बी सबसेट इसलिए है क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर हैं, और ए सुपरसेट इसलिए क्योंकि ए के बीच में से बी के सारे एलिमेंट्स को मैं ड्राइव कर सकता हूं। ए के सारे एलिमेंट्स को मैं क्या कर सकता हूं, ड्राइव कर सकता हूं। क्लियर हो रही है बात? यहां तक क्लियर है? ठीक है, मूविंग फर्दर, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब प्रैक्टिकल सम्स के ऊपर जाते हैं थोड़े से, ठीक है? अब मेरे पास ये कुछ, चेक वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है? अब मुझे ये सारे के सारे मैंने क्या लिखे हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखे हुए हैं, तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है यहां पर, ठीक है? अब यहां पर डॉट आनी थी, यहां पर डॉट्स आए, ठीक है, जो सेट बिल्डर फॉर्म में हम यूज करते हैं, ठीक है? तो x
x कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, अब उसको कैसे डिफाइन किया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू r इज ए नल सेट। अब ये क्या हुआ, सुपर सेट की सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है। अब आपको मुझे बताना है इज दैट ट्रू और फॉल्स, सोच के बताइए इज दैट ट्रू और फॉल्स, और मुझे आंसर चैट बॉक्स में चाहिए प्राइवेटली, सभी का आंसर मुझे चैट बॉक्स में प्राइवेटली चाहिए, ठीक है। मोर के ऑप्शन पर जाके आप प्राइवेट एक मैसेज मुझे करके बताएंगे, ठीक है। और सभी का आंसर जब तक नहीं आएगा मैं आंसर नहीं बताऊंगा। अब ए बी सी डी ई सभी को देखिए और मुझे सभी के आंसर प्राइवेटली ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में मेंशन है, टी और एफ की फॉर्म में लिख दो बस। सर क्लियर नहीं दिख रही, आगे चले जाते हैं। अब क्लियर है, ठीक है। अगर क्लियर नहीं दिख रही तो अपने मोबाइल का कैमरा सही करो, मेरे मोबाइल का ठीक है, ठीक है। अच्छा हर्षुल, ये ए पार्ट का आंसर दिया ना आपने? हाँ जी सर। ठीक है, ए पार्ट का आंसर हर्षुल का आ गया, ठीक है। चलो पहले सभी ए पार्ट का ही आंसर दो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हर्षुल का आंसर मेरे पास आ गया, बाकी बच्चे दो ए पार्ट का आंसर। तवलीन, मैसेज करना नहीं आ रहा कि क्वेश्चन नहीं आ रहा, दोनों चीजें हो सकती है ना, क्या पता किसी को पता ही ना चल रहा हो कि मैसेज कैसे करना सेंड, या किसी को ये हो सकता है कि मैसेज पता है लेकिन आंसर ही नहीं पता कैसे करना। चलो मैं इतना दे बताता हूं, हर्षुल ने मुझे जो आंसर सेंड किया वो गलत सेंड किया, हर्षुल का आंसर गलत है। और किसी ने अभी तक मुझे आंसर नहीं सेंड किया। आज मैंने +2 के साथ ना एमसीक्यूज डिस्कस किए थे और सभी ने मुझे प्राइवेटली आंसर सेंड करते थे, और बाद में हम आंसर एमसीक्यूज का आंसर बताते थे। जल्दी करो फिर, अभी तक सिर्फ एक ही बच्चे ने रिप्लाई किया। चलो नूर का भी आ गया, 2 बच्चों ने सेंड कर दिया, बाकी। और मैं इतना बता दूं दोनों का आंसर गलत है, रेवा का आंसर सही है, इशिता का आंसर गलत है। अभी तक रेशियो क्या निकल के आ रही है और अगर ट्रू फॉल्स है, अगर पहला गलत हो गया तो दूसरा तो। हलीन आपका सही है आंसर, अब थोड़ा दिमाग लगा के आंसर सही। तवलीन का भी सही है, हनी तेरा रह गया, रमन तेरा रह गया। चलो ध्यान से देखते हैं, हम ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है। क्या किया था हमने डिस्कस, हमने क्या पढ़ा था इसके बीच में, हमने पहले से पढ़ा था x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 निकल के आ रहा। अब स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, अगर स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता तो अगर मैं इसकी रोस्टर फॉर्म लिखता हूं तो वो मेरे पास क्या निकल के आएगा, नल सेट निकल के आएगा। तो ये मेरा आंसर क्या निकल के आ रहा है, ट्रू निकल के आ रहा है, दैट इज ट्रू। समझ में आ रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, इट मींस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 है, बट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर स्क्वायर नेगेटिव नहीं है और अगर मैं इसकी रोस्टर फॉर्म बनाता हूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, नल सेट, ठीक है। हर्षुल समझ में आ गया, इशिता? हाँ जी सर। देन अगले के ऊपर जाते हैं, बी सेट। अब बी का आंसर सेंड करो पहले मुझे, बी का मुझे आंसर सेंड करो। बड़े ध्यान से सेंड करना बी का। अच्छा हनी का आ गया, हनी ने अभी तक आंसर सेंड किया, बाकी जल्दी करो, इतना तो टाइम मत लगाओ।
ठीक है, इशिता का भी आ गया, रेवा का भी आ गया, तवलीन का भी आ गया, हर्षुल का भी आ गया। ठीक है, वेरी गुड। नूर आपका रह गया, चलो उनका भी आ गया। ठीक है, कौन बचा? हरलीन बच गई। चलो अब इसके चक्कर के बीच में मुझे इतना पता चला कि ये क्वेश्चन अभी तक सिर्फ तवलीन का सही था। ठीक है, ये फॉल्स है क्योंकि नल सेट को चलो हरलीन का भी फॉल्स है। ठीक है, नल सेट मैंने आपको बताया था इस तरह से है, उसके बीच में मैं कुछ नहीं लिखता था, और अगर इसे ऐसे लिखते हैं तो ये सिंगलटन सेट है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए सिंगल सेट इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द नल सेट। नल सेट के बीच में एक भी एलिमेंट नहीं लिखते, यहां पर तो एलिमेंट 0 आ रहा है बीच में, तो ये मेरा फॉल्स निकल के आ रहा है बिकॉज इट इज नॉट ए नल सेट। ध्यान दो, जितना भी पढ़ा पीछे आप नोट्स तैयार कर रहे हो, नोट्स को सामने रखो, वहां से चेक करने की कोशिश करो। ठीक है, याद रखने वाली बातें हैं बस। ठीक है, सी के आंसर के ऊपर आओ जरा, सी का आंसर देखो। X is a smallest natural number is a singleton set. सेट बिल्डर फॉर्म में है। X is a smallest natural number is a singleton set. अर्चुला का आ गया, हरलीन का भी आंसर आ गया। हरलीन ने तो सभी को बता दिया आंसर। ठीक है, आगे नूर का भी आ गया। ठीक है, जल्दी करो जल्दी। चलो मैं इसका आंसर बता रहा हूं, तो दिस इज ए ट्रू, ये ट्रू है बिकॉज ए किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? दैट इज 1। सबसे छोटे की जगह कोई और आ सकता है 1 के अलावा? कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है, देन तेज तेज कर रहा हूं। डी मेरा निकल के आएगा फॉल्स, बिकॉज एम्प्टी सेट के बीच में कोई एलिमेंट नहीं होता। यहां पर ये अगर बोल रहा है ना 0 बिलोंग्स टू पाई, इट मींस ये बताने की कोशिश कर रहा है विच इज रॉन्ग। ठीक है, एम्प्टी सेट के बीच में कोई एलिमेंट नहीं होता। 0 इज द एलिमेंट, 0 इज वन ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, देन ई के ऊपर आते हैं। ई इज ट्रू। ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ई इज रिप्रेजेंटिंग ट्रू। ट्रू क्यों है? अब आप अगर इसे ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए नल सेट, लेकिन अगर नल सेट के बीच में अगर आपने ये लिख दिया तो मींस पाई इज रिप्रेजेंटिंग ए एलिमेंट, और ये सिंगल एलिमेंट है। फाइव इज रिप्रेजेंटिंग ए सिंगल एलिमेंट, तो ये मेरा क्या निकल के आ रहा है? सिंगलटन सेट निकल के आ रहा है। फाइव के अलावा कोई और एलिमेंट नजर आ रहा है? सिंगल एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है इसके बीच में। क्लियर हुआ? तो बड़े पेशेंटली हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, दिस वॉज द सेकेंड क्लास फॉर द सेट्स। बड़े ध्यान से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम। सेट एक थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर निकल के आ रहा है, तो उस थ्योरी को अंडरस्टैंड करने में हमारे फर्स्ट टाइम अगर अंडरस्टैंड करने की बात करो तो टाइम लगता है। यहां पर अगर हम बात करें ना, तो टीचर्स यहीं पे गलती कर जाते हैं कि हम बहुत मतलब टीचर्स को होता है यार डेफिनेशंस ही तो है, बच्चा कर लेगा। नहीं, डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करने में बच्चे को सर्टेन टाइम लगता है। ठीक है, डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने में सर्टेन टाइम लगता है। तो ये टीचर्स के साथ गलती निकल के आ जाती है कि वो समझते हैं कि हाँ यार बच्चा तो मशीन है, बड़ी जल्दी सीख लेगा। नहीं, मशीन नहीं है बच्चा, टाइम लगता है उसे समझने में। ठीक है, मैं ये स्कूल के टीचर्स की बात नहीं कर रहा, मैं ऑनलाइन टीचर्स की भी बात कर रहा हूं
मैंने देखा ऑनलाइन टीचर सेट्स के ना बड़ी तेजी के साथ एक ही लेक्चर के बीच में, 1 घंटे के लेक्चर के बीच में सारा कवर करवाने की कोशिश करते हैं। नहीं, बच्चे को दिक्कत आती है, ठीक है। वो तब पॉसिबल है जब बच्चे ने स्कूल से ऑलरेडी सेट्स के बारे में नॉलेज ली हुई है, ठीक है, और वो ट्यूशंस या ऑनलाइन क्लासेस के बीच में सीखने की कोशिश कर, तो वो तो रेपिटेशन हो गया ना। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम कभी किसी चीज को करते हो तो उसे टाइम लगता है। तो हम अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हम थोड़ा स्लो एंड स्टेडीली काम कर रहे हैं, ठीक है जी। चलो कल मैं फिर आगे बढ़ेंगे हम सेट्स के साथ। जो भी 2 लेक्चर्स के बीच में आपने नोट्स तैयार किए हैं, एक बार उनके ऊपर ध्यान दीजिए और अपनी